हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 28। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। हम वापसी के सफ़र के दौरान बामुश्किल ही कोई बात करते हैं। एंड्रू रेडियो ऑन कर देता है और हम डीजे की बेमकसद बातें सुनते रहते हैं। मुझे याद आता है कि इसने शहर में एक मीटिंग का जिक्र किया था, यानी जैसे ही हम घर पहुंचेंगे इसे फौरन वापस जाना होगा। लेकिन ये सफ़र सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। वो अभी तक वही कपड़े पहने हुए है जो इसने कल पहने थे, और यकीनन वो अपनी मीटिंग से पहले नया सूट पहनना चाहेगा। जब हम लॉन्ग आइलैंड एक्सप्रेस वे से बाहर निकलते हैं तो वो धीमी आवाज़ में कहता है, बस पहुंचने वाले हैं। इसने सन ग्लासेस पहन रखे हैं, जिसकी वजह से इसके तासुरात समझना मुश्किल हो रहा है। ज़बरदस्त, मैं जवाब देती हूँ। मेरी ड्रेस फिर से ऊपर चढ़ रही है। यही मनहूस ड्रेस हमारी सारी परेशानियों की जड़ है। मैं इसे नीचे करने की कोशिश करती हूँ और एंड्रू सन ग्लासेस के बावजूद एक बार फिर देख रहा है। मैं हैरत से अपनी भवें उठाती हूँ और वो शर्मिंदा से मुस्कुराहट देकर कहता है, चलते एक आखिरी नज़र। जब हम एक रिहायशी इलाके में पहुंचते हैं तो वो एक कचरा उठाने वाले ट्रक को ओवरटेक करने के लिए गाड़ी दाईं तरफ मोड़ देता है, और तभी मुझे एक खौफनाक ख्याल आता है। एंड्रू, मैं गुस्से से सरगोशी करती हूँ। मैंने कल रात कचरा बाहर ही नहीं रखा। ओहो, वो बस इतना ही कह पाता है। एंड्रू को शायद अभी तक इस मसले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं बेचैनी से कहती हूँ, नीना ने ख़ास तौर पर मुझे मैसेज करके कहा था कि मैं रात को कचरा बाहर रख दूँ। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं घर पर नहीं थी। मैंने इससे पहले कभी नहीं भुलाया। अगर इसे पता चल गया तो? एंड्रू अपने सनग्लासेस उतारता है और इसकी आंखें थोड़ी सुर्ख नज़र आती हैं। शिट, अभी भी वक्त है करने का? वो पूछता है। मैं कचरा उठाने वाले ट्रक को देखती हूँ जो उसके घर की मुखालिफ सिमत जा रहा है। मुझे शक है, शायद बहुत देर हो चुकी है। वो बहुत जल्दी आते हैं। तुम बस कह दो कि तुम भूल गई थी, ठीक है? तुम्हें लगता है कि नीना इस बात पर यकीन करेगी? मैं बोलती हूँ। शिट, वो फिर कहता है और स्टीयरिंग पर उंगलियां बजाने लगता है। अच्छा, मैं संभाल लूँगा, फिक्र मत करो। इस मसले को हल करने का वाहिद तरीका यह है कि मैं खुद सारा कचरा ले जाकर डंपिंग ग्राउंड में फेंकूं, मगर मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है, और मेरे निसान कार का ट्रंक बहुत छोटा है, जिसका मतलब है कि मुझे कई चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मैं वाकई उम्मीद करती हूँ कि एंड्रू ने जो कहा है वो सच में करेगा। जब हम घर पहुँचते हैं तो एंड्रू अपनी गाड़ी में लगा बटन दबाता है, जिससे गेट खुद ब खुद खुल जाता है। एंजो हमारे बाग में काम कर रहा होता है और वो फौरन सर उठाता है जब वो BMW को ड्राइववे में आते देखता है। इस वक्त घर पर गाड़ी का आना काफ़ी अजीब बात है। ये ज़्यादा सेंस बनाता अगर ये बाहर जा रही होती, इसलिए इसकी हैरानी बिल्कुल जायज़ है। मुझे झुक जाना चाहिए था, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। एंजो चंद लम्हों के लिए रुकता है और इसकी गहरी नज़रें मुझसे मिलती हैं। फिर वो अपना सर इस तरह हिलाता है जैसे इसने पहले दिन किया था। डैम इट। एंड्रू भी इसे देख लेता है, लेकिन वो सिर्फ हाथ उठाकर आम से अंदाज में इसे हल्की सी सलामी देता है, जैसे सुबह 9:30 पर एक ऐसी औरत के साथ घर पहुंचना जो इसकी बीवी नहीं है बिल्कुल मामूली बात हो। गाड़ी को गैराज में पार्क करने से पहले वो अचानक कहता है, मैं देखता हूँ कि एंजू कचरा संभाल सकता है या नहीं। मैं इसे रोकने की इल्तिजा करना चाहती हूँ, मगर इससे पहले कि मैं कुछ कह सकूँ वो पहले ही गाड़ी से बाहर निकल चुका होता है। दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़कर एंजो एक कदम पीछे हटता है, जैसे वो ये बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। चाओ एंजो। एंड्रू लैंडस्केपर की तरफ एक मुस्कुराहट के साथ देखता है। या खुदा, जब वो मुस्कुराता है तो कितना खूबसूरत लगता है। मैं चंद लम्हों के लिए आंखें बंद कर लेती हूँ और मेरा जिस्म कांप उठता है जब मुझे गुज़िश्ता रात इसके हाथ अपने जिस्म पर महसूस होने की याद आती है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एंजो कुछ नहीं कहता, बस इसे घूरता रहता है। हमें कचरे के मसले का सामना है। एंड्रू घर के किनारे पड़े 4 भरे हुए कचरे की थैलियों की तरफ इशारा करता है। हम इन्हें रात को बाहर रखना भूल गए थे। क्या तुम इन्हें अपने ट्रक में डालकर डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचा सकते हो? मैं तुम्हें $50 दूंगा। एंजो पहले कचरे की थैलियों को देखता है, फिर एंड्रू को। वो अब भी खामोश रहता है। कचरा? एंड्रू दोबारा कहता है। डंप तक ले जाना, कचरे का डंप, समझ गए? एंजो अपना सरनफी में हिला देता है। एंड्रू दांत पीसता है और अपनी जेब से बटुआ निकालता है। हमारे लिए कचरा ठिकाने लगा दो, मैं तुम्हें। वो बटुए में पैसे तलाश करता है। $100 दूंगा। वो नोट एंजो के सामने लहराता है। कचरा उठाओ, तुम्हारे पास ट्रक है, इसे डंपिंग ग्राउंड ले जाओ। आखिरकार एंजो कहता है, नहीं, मैं मसरूफ हूँ।
ٹھیک ہے مگر یہ ہمارا یارڈ ہے. اور اینڈریو گہری سانس لیتا ہے اور دوبارہ بٹوا نکالتا ہے. $200 بس ایک چکر لگانے کی بات ہے, میری مدد کرو پلیز. پہلے تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اینزو دوبارہ انکار کر دے گا, مگر پھر وہ خاموشی سے ہاتھ بڑھاتا ہے اور اینڈریو کے ہاتھ سے نوٹ لے لیتا ہے. پھر وہ گھر کے کنارے جاتا ہے اور کچرے کے تھیلے اٹھا لیتا ہے. وہ انہیں ایک ہی بار میں سنبھال لیتا ہے اور اس کے سفید ٹی شرٹ کے نیچے سے اس کے بازوؤں کے مسلز نمایاں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈریو کہتا ہے, ڈم پر لے جاؤ. اینزو کچھ لمحوں کے لیے بس اسے گھورتا رہتا ہے, پھر بغیر کوئی لفظ کہے اس کے پاس سے گزر جاتا ہے اور کچرے کے تھیلے اپنے ٹرک میں پھینک دیتا ہے. پھر وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آخر کار وہ بات سمجھ گیا. اینڈریو تیزی سے واپس آتا ہے اور ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھتے ہی کہتا ہے, چلو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن یار کتنا بڑا کمینہ ہے وہ. مجھے تو لگا تھا کہ اسے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا, ہاں بالکل. وہ آنکھیں گھما کر کہتا ہے, وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا, بس زیادہ پیسوں کا انتظار کر رہا تھا. میں مانتی ہوں کہ اینزو واقعی کچرا اٹھانے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی وجہ صرف زیادہ پیسہ حاصل کرنا تھی. مجھے وہ آدمی بالکل پسند نہیں. اینڈریو بڑبڑاتا ہے, یہ پورے محلے کے گھروں پر کام کرتا ہے, لیکن اپنے وقت کا 1/3 حصہ ہمارے لان میں گزارتا ہے. وہ ہر وقت وہیں ہوتا ہے. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آدھے وقت وہ کر کیا رہا ہوتا ہے. تمہارے پاس پورے بلاک میں سب سے بڑا گھر ہے, میں نشاندہی کرتی ہوں, اور سب سے بڑا لان بھی. ہاں لیکن اینڈریو اینزو کے ٹرک کو دیکھتا ہے جو سڑک کے کونے پر غائب ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا, میں نے نینا سے کہا تھا کہ اسے نکال دے اور کسی اور کو رکھ لے, لیکن وہ کہتی ہے کہ سبھی اسی کو ہائر کرتے ہیں اور وہ بقول اس کے سب سے بہترین ہے. یقیناً اینزو میرا پسندیدہ شخص نہیں, خاص طور پر تب سے جب اس نے مجھے اتنی غیر محسوس طریقے سے ریجیکٹ کیا تھا. لیکن یہی وجہ نہیں کہ وہ مجھے بے چین کرتا ہے. میں وہ دن نہیں بھول سکتی جب اس نے پہلی بار مجھے دیکھتے ہی اٹالین زبان میں خطرہ کہہ کر خبردار کیا تھا, یا پھر وہ کسی طرح نینا کے خلاف جانے سے گھبراتا ہے, حالانکہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک ہاتھ سے اسے کچل سکتا ہے. کیا اینڈریو کو اس بات کا کوئی اندازہ بھی ہے کہ اینزو اس کی بیوی سے کتنا محتاط رہتا ہے؟ خیر, میں تو اسے بتانے والی نہیں.